हेलो स्टूडेंट्स, हम इन दिनों पॉलीसाइफोनिया एल्गी के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने उसके सिस्टमेटिक पोजीशन, अकरेंस, थैलस स्ट्रक्चर और रिप्रोडक्शन में जो एसेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं टेट्रास्पोरोफाइट, उनके बारे में पढ़ चुके हम। और फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने मेल फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में बात की कि कैसे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो कि पॉलीसाइफोनिया में स्पर्मेटेंजियम और कार्पोगोनियम कहलाते हैं, वो कैसे डेवलप होते हैं और उनसे जो मेल और फीमेल गैमीट है स्पर्मेशिया और ओवम का निर्माण कैसे होता है, और उसके बाद में जब ये किस तरीके से उनका फर्टिलाइजेशन होता है। आज हम पॉलीसाइफोनिया एल्गी में इनके फर्टिलाइजेशन प्रोसेस से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद जो फीमेल गैमेटोफाइट पे फर्टिलाइजेशन के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसमें किस तरीके से चेंजेस आते हैं और एक नए तरीके का थैलस या स्ट्रक्चर बनता है जिसे सिस्टोकार्प कहा जाता है या कार्पोस्पोरोफाइट कहते हैं। उसका निर्माण किस तरीके से होता है और उसका क्या स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पॉलीसाइफोनिया में जो मेल गैमीट होते हैं जिनको हम स्पर्मेशिया कहते हैं या एंथ्रेजॉइड कहते हैं, ये नॉन मोटाइल होते हैं और जब ये स्पर्मेटेंजिया से रिलीज़ होते हैं एक नैरो स्लिट के बाद में, तो ये कार्पोगोनियम जो फीमेल गैमेटोफाइट पे लगा हुआ होता है, बना स्ट्रक्चर होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, उस तक पहुँचते हैं पानी की सहायता से। और उसके बाद में जो कार्पोगोनियम में एक लंबी रिसेप्टिव एक नेक टाइप के स्ट्रक्चर पाया जाता है, लंबा नैरो स्ट्रक्चर जिसे कि ट्राइकोगाइन कहते हैं, वहाँ तक ये पहुँच जाते हैं और वहाँ अटैच हो जाते हैं। उसके बाद में स्पर्मेशिया की जो वॉल है वो और ट्राइकोगाइन की जो वॉल है वो डिज़ोल्व होती है उस जगह से जहाँ पे ये अटैच होते हैं, और उसके कारण ये जो स्पर्मेशियम है, जो एंथ्रेजॉइड है, उसका जो सारा कंटेंट है वो ट्राइकोगाइन में चला जाता है और इस ओपनिंग जो ट्राइकोगाइन में एक ओपनिंग बन जाती है उससे ये सारा मैटर ट्राइकोगाइन में चला जाता है और अल्टीमेटली ट्राइकोगाइन जो लंबा एक नैरो पॉइंटेड स्ट्रक्चर होता है उसके थ्रू होता हुआ ये नीचे जो फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर कार्पोगोनियम का होता है उसमें जो एग होता है, कार्पोगोनियम में जो फीमेल गैमीट एग पाया जाता है उसके साथ ये स्पर्मेशिया फ्यूज़ हो जाता है और इसमें फ्यूज़न के बाद में फिर जाइगोट का निर्माण होता है। तो इस तरीके से फर्टिलाइजेशन प्रोसेस पूरा होता है और एक डिप्लॉयड जाइगोट का निर्माण होता है, क्योंकि स्पर्मेशिया भी हैप्लॉयड होता है और एग भी हैप्लॉयड होता है, जो कि मेल और फीमेल गैमेटोफाइट पे लगे हुए बने स्ट्रक्चर होते हैं और मेल और फीमेल गैमेटोफाइट हैप्लॉयड स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब जैसे ही ये जाइगोट बनता है उसके बाद में इसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के चारों तरफ बहुत सारे चेंजेस होते हैं और इन चेंजेस के बाद में एक नया स्ट्रक्चर डेवलप होता है जिसको कार्पोस्पोरोफाइट कहते हैं। कार्पोगोनियम से बना हुआ स्ट्रक्चर कार्पोस्पोरोफाइट कहलाता है या इसको हम सिस्टोकार्प भी कॉमनली कहते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद में जो हमने पहले देखा था कार्पोगोनियम के स्ट्रक्चर में कुछ बेसल और लेटरल इनिशियल्स बने थे, मतलब जो सपोर्टिंग सेल थी उसके लेटरल डिवीजन से लेटरल स्टेराइल इनिशियल बने थे और जो बेस की तरफ एक बेसल स्टेराइल इनिशियल बने थे। ये डिवीजन के बाद में ये इनिशियल्स जो हैं वो डिवाइड होके बेसल फिलामेंट बनाते हैं। बेसल मतलब बेसल स्टेराइल फिलामेंट बनाते हैं जो दो चार सेल का होता है, और साइड वाले जो लेटरल स्टेराइल इनिशियल होते हैं वो डिवीजन के बाद में लेटरल स्टेराइल फिलामेंट बनाते हैं जो कि 4 से 10 कोशिकाओं का होता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये लेटरल स्टेराइल फिलामेंट इनिशियल जो है वो डिवाइड होके लेटरल स्टेराइल फिलामेंट बनाता है और बेसल जो इनिशियल है वो डिवाइड होके 2 से 4
सेल्स का बेसल स्टेराइल फिलामेंट बना लेता है। अब ये जो स्टेराइल फिलामेंट्स हैं ये न्यूट्रिटिव होते हैं नेचर में, और जो बढ़ता हुआ कार्पोस्पोरोफाइट है उसको पोषण प्रदान करते हैं। इसी बीच में जब ये डिविजन्स होके स्टेराइल फिलामेंट्स बन रहे होते हैं, ये जो सपोर्टिंग सेल होती है वो डिवाइड होती है ट्रांसवर्सली, और एक ऑक्सिलरी सेल ये अपने ऊपर की तरफ बनाती है। ये जो ऑक्सिलरी सेल बनती है जो कि सपोर्टिंग सेल के डिवीजन से बनती है, हैप्लॉइड होती है, और ये कार्पोगोनियम और सपोर्टिंग सेल के बीच में पाई जाती है। कार्पोगोनियम के बेस की तरफ होती है और सपोर्टिंग सेल के ऊपर ये बनती है, और इसमें एक सिंगल हैप्लॉइड न्यूक्लियस पाया जाता है। जल्दी ही इसमें एक ऑक्सिलरी सेल में एक ट्यूबुलर कनेक्शन डेवलप होता है जो ऑक्सिलरी सेल को कार्पोगोनियम से जोड़ता है। ऑक्सिलरी सेल और कार्पोगोनियम के बीच में एक ट्यूबुलर कनेक्शन पाया जाता है। अब जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस कार्पोगोनियम में है, एग के साथ जो फ्यूज़ हुआ है स्पर्मेशिया, उससे जो जाइगोट बना है उसका डिप्लॉयड न्यूक्लियस डिवाइड करता है ऊपर कार्पोगोनियम में, और 2 न्यूक्लियस जो बनते हैं उनमें से एक न्यूक्लियस तो कार्पोगोनियम में रहता है और दूसरा न्यूक्लियस नीचे ऑक्सिलरी सेल में आ जाता है। ऑक्सिलरी सेल में जो भी ट्यूबुलर कनेक्शन डेवलप हुआ था उसके थ्रू वो ऑक्सिलरी सेल में आ जाता है। इसी समय जो ट्राइकोगाइन है, जो लॉन्ग नैरो पॉइंटेड स्ट्रक्चर है ट्राइकोगाइन, वो सिकुड़ती है, वो डिज़ोल्व होना स्टार्ट कर देती है, और ऑक्सिलरी सेल और कार्पोगोनियम मतलब ट्राइकोगाइन तो ख़त्म होने लगती है। अब जो नीचे कार्पोगोनियम के साथ में एक तो ऑक्सिलरी सेल है, एक कार्पोगोनियम की है, और सपोर्टिंग सेल है, और स्टेराइल फिलामेंट्स ये रह जाते हैं, और ये सारे आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं। ऑक्सिलरी सेल और कार्पोगोनियम फ्यूज़ होते हैं सपोर्टिंग सेल और स्टेराइल फिलामेंट्स के साथ में। इनके फ्यूजन से यहाँ एक बहुत ही इरेगुलरली शेप का, अनियमित आकार का एक सेल बन जाता है या एक एरिया बन जाता है जिसे प्लेसेंटा कहा जाता है या प्लेसेंटल सेल कहा जाता है। और इस प्लेसेंटल सेल में कुछ आउटग्रोथ्स डेवलप होती हैं। प्लेसेंटल सेल से कुछ आउटग्रोथ डेवलप होती है। तो ये जो ऑक्सिलरी सेल में जो एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस आया था जाइगोट के डिवीजन से, ये माइटोटिकली डिवाइड करता है और इसमें बहुत सारे डिप्लॉयड न्यूक्लियस प्लेसेंटल सेल में बन जाते हैं। जो भी फ्यूजन से प्लेसेंटल सेल बनी उसमें जो एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस तो कार्पोगोनियम में है, और बाकी के जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस हैं वो डिवाइड करते हैं, बार बार माइटोटिकली डिवाइड करते हैं और बहुत सारे डिप्लॉयड न्यूक्लियस बना लेते हैं। अब प्लेसेंटल सेल से कुछ ट्यूबुलर आउटग्रोथ डेवलप होती हैं प्लेसेंटल सेल से, और ये जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस बहुत सारे बनते हैं वो हर एक ट्यूबुलर आउटग्रोथ में एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस चला जाता है। ये जो आउटग्रोथ्स हैं वो प्लेसेंटल सेल और आउटग्रोथ के बीच में एक सेप्टा डेवलप हो जाता है, और ये जो ऊपर वाला जो आउटग्रोथ है वो एक फिलामेंट या एक गोनिमोब्लास्ट इनिशियल की तरह काम करता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये जो आउटग्रोथ्स हैं ये गोनिमोब्लास्ट इनिशियल्स कहलाती हैं। गोनिमोब्लास्ट इनिशियल बन जाती हैं और ये जो गोनिमोब्लास्ट इनिशियल है ये बार बार डिवाइड करके और एक छोटा सा गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट बना लेते हैं, और इस फिलामेंट की जो टर्मिनल सेल होती है वो गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट की जो टर्मिनल सेल है जिसमें डिप्लॉयड न्यूक्लियस है, वो टर्मिनल सेल एक तरीके से कार्पोस्पोरेंजियम की तरह कार्य करती है। ये जो टर्मिनल सेल बनती है गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट की, ये कार्पोस्पोरेंजिया की तरह कार्य करती है, और जिसमें एक जो इसका जो न्यूक्लियस है वो मेटामॉर्फोसिस होके एक डिप्लॉयड कार्पोस्पोर बना लेता है।
तो ये जो गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट है, फिलामेंट और इसके साथ में जो कार्पोस्पोरेंजिया है, धीरे धीरे वो एक फ्लास्क नुमा कैविटी में बंद हो जाते हैं। और इस फ्लास्क नुमा कैविटी की जो कवरिंग है वो जो भी फिलामेंट होता है उसकी जो पेरीसेंट्रल सेल्स होती हैं, जो फर्टाइल ट्राइकोब्लास्ट था जिस पे कार्पोगोनियम लगा हुआ था, वो साइड की जो सेल्स हैं वो डिवाइड करके इस पूरे स्ट्रक्चर को चारों तरफ से कवर कर लेती हैं और ये एक फ्लास्क शेप्ड मटके के नुमा आकार का एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे कार्पोस्पोरोफाइट कहते हैं। और कार्पोस्पोरोफाइट का दूसरा नाम है सिस्टोकार्प, कॉमनली इट इज़ नोन एज सिस्टोकार्प। तो ये सारे गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट अलॉन्ग विथ कार्पोस्पोरेंजिया और कार्पोस्पोरेंजिया में एक एक कार्पोस्पोर, ये चारों तरफ से एक कवरिंग में बंद हो जाते हैं जो वेजिटेटिव कवरिंग होती है, और इस पूरे स्ट्रक्चर को, इस मटका नुमा फ्लास्क नुमा स्ट्रक्चर को सिस्टोकार्प कहा जाता है। ये जो सिस्टोकार्प की जो कवरिंग है, जो शीथ है जो चारों तरफ से इसको कवर करके रखती है, इट इज़ नोन एज पेरिकार्प। ये जो वेजिटेटिव कवरिंग है जो पॉलीसाइफोनिया के फिलामेंट का ही एक्सटेंशन है, ये पेरिकार्प कहलाता है। अब ये जो कार्पोस्पोर्स हैं ये यहाँ से इसके फ्लास्क नुमा जो रचना है उसमें ऊपर की तरफ एक ओपनिंग कहलाती है जिसे ओस्टियोल कहते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं सिस्टोकार्प का एक स्टेन्ड स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है जिसमें बेस एरिया में प्लेसेंटा है, प्लेसेंटल सेल, प्लेसेंटल रीजन है, और इस प्लेसेंटल रीजन पे ऊपर बहुत सारे गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट्स हैं जिसका टर्मिनल जो भाग है वो कार्पोस्पोरेंजिया कहला रहा है, और कार्पोस्पोरेंजिया में ये डिप्लॉयड कार्पोस्पोर्स लगे हुए होते हैं और चारों तरफ से ये पॉलीसाइफोनिया फिलामेंट के स्ट्रक्चर से ही वेजिटेटिवली कवर रहता है जिसे पेरिकार्प कहा जाता है। और इसमें ऊपर की तरफ, इस फ्लास्क नुमा रचना में ऊपर की तरफ एक ओपनिंग होती है जिसे ओस्टियोल कहा जाता है। तो ये जब मैच्योर हो जाते हैं कार्पोस्पोर तो इस ओस्टियोल के थ्रू ये बाहर निकल जाते हैं और बाहर निकल के ये जर्मिनेट करते हैं कार्पोस्पोर्स। और ये जर्मिनेट करने, क्योंकि कार्पोस्पोर डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है तो ये एक डिप्लॉयड एसेक्सुअल थैलस बना लेते हैं जिसे हम टेट्रास्पोरोफाइट कहेंगे। और टेट्रास्पोरोफाइट का जो स्ट्रक्चर है वो लगभग वैसा ही स्ट्रक्चर है जैसा मेल और फीमेल गैमेटोफिटिक थैलस थे। तो मेल और फीमेल गैमेटोफिटिक थैलस तो हैप्लॉइड होते हैं, लेकिन टेट्रास्पोरोफाइट जो है वो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है। और जो फीमेल गैमेटोफिटिक हैप्लॉइड प्लांट है उसके ऊपर एक तीसरा जो स्ट्रक्चर डेवलप होता है दैट इज़ नोन एज सिस्टोकार्प। तो मेरे हिसाब से अभी तक आपको इसका ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से पॉलीसाइफोनिया का जीवन चक्र चलता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन पॉलीसाइफोनिया, कि किस तरीके से सारी जो पीढ़ियां हैं वो एकांतर क्रम में एक के बाद एक रिपीट होती हैं। वी विल डिस्कस इट इन नेक्स्ट